हाय एंड हेलो, वेलकम वंस अगेन। आज जिस टॉपिक हम शुरुआत करने वाले हैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटेंसी के सेगमेंट में, वो काफ़ी बेसिक सी चीज़ है और उम्मीद है आपको अभी तक पता चल भी गया होगा। तो चलो भाई, जो हमारा सीए फाउंडेशन में जो मॉड्यूल फर्स्ट है, उस मॉड्यूल फर्स्ट में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हम आज उस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए भाई, कुछ चीज़ें बेसिक जान लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं और जिसका फोकस प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए। हम जानते हैं बहुत कुछ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये है कि वहाँ पे गेम क्या होने वाला है। तो अगर जो बच्चे जिन्होंने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है या फिर जिन्होंने अटैम्प्ट दिया है, सबके लिए बात है, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप अपने पेपर नंबर 1 के क्वेश्चन पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखते हो, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 6 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक तो आपको पता हो कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के रेफरेंस में आपके सामने मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे जो लास्ट ईयर के जो ट्रेंड्स देखे गए हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए रहा है, तो उसमें 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 12 नंबर का हुआ है, ठीक है। जो 1 का बी रहा है वो भी कम्प्लीटली आपके थियरी पे रहा है। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मतलब 4 नंबर का उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे 4 नंबर का हो गया। और जो सी था उसमें उन्होंने एक न्यूमेरिकल्स के तौर पे उन्होंने सेल्स बुक पूछ लिया था, और वो भी लगभग 4 नंबर का था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका भाई कंपलसरी रहेगा। ये जो 2 नंबर के होते हैं ना, इसमें बेसिकली ट्रू या फॉल्स के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आपको करना पड़ेगा। तो सर ऑप्शनल भी होता है? तो हाँ जी, ऑप्शनल भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 के ए में 2 नंबर के ए के क्वेश्चंस होंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स। उसके बाद आपको रीज़न भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिंपली ट्रू और फॉल्स लिख के आगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 होगा, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या तो वो 10+10 के पैटर्न पे होगा, मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो जाएं, क्वेश्चन ए क्वेश्चन भी 10-10 नंबर का, ठीक है। या फिर 5+5+10 के पैटर्न पे होगा, मतलब एक जो भी क्वेश्चन मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 का ए 5 नंबर का, 2 का बी 5 नंबर का, 2 का सी 10 नंबर का। तो इस पैटर्न से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लगभग थियरी के रेफरेंस में जो मेजर होंगे वो 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके ट्रू फॉल्स हैं वो तो हैं ही हैं। तो अगर हम BRS के ट्रेंड्स को देखते हैं कि लास्ट ईयर या उससे पहले भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली ये दिखेगा कि ये पूरे के पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पूछ लिया, 10 नंबर का कम्प्लीटली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और उसे किस पैटर्न पे पूछा, तो वहाँ पे उन्होंने लगभग 10 ट्रांजैक्शंस दे दिए और कहा कि हाँ जी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसका बनाइए, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, BRS 10 नंबर का एक अकेला चैप्टर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन वो 10 नंबर किस तरीके से पूछेगा ये जानना ज़रूरी है। तो या तो 10 नंबर का कम्प्लीटली आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले, ठीक है, या फिर 5+5 नंबर के पैटर्न पे आपसे पूछे, मतलब 5 नंबर का कोई थियरी पूछ ले और 5 नंबर का आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले, ठीक है। या फिर और अगर हद हुआ तो 5+2+2 भी पूछ सकते हैं, मतलब वो 2-2 वाला कितना का हो गया, वो तो ट्रू फॉल्स हो गया, और 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल हो गया। मतलब अपने दिमाग में आप ये बैठा लीजिए कि आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और वो 5 से 10 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और अगर आप ओवरऑल इस चैप्टर के वेटेज की बात करते हैं, तो कहीं भी 9 से 10 नंबर नहीं गया है। 9 से 10 नंबर कंफर्म इस चैप्टर से पूछने वाले हैं, ठीक है। अब आपको लगेगा कि हाँ जी सर, ये चैप्टर तो हमारा क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं भी कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी आपका ये क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 11th के एग्ज़ाम और प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स के सिलेबस में डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड में डिफरेंस होता है।
जितना बेसिक लेवल पे आपने क्लास 11th में पढ़ा है और इजी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपने एक्सपीरियंस किए हैं, वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में आप एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हो। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, वहाँ पे प्लस होता था तो यहाँ पे माइनस होगा, वहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होगा। चीज़ें सारी वही रहेंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वही रहेगा, लेकिन वही बात है कि आपके क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो अलग होगा। जैसे चलने तो आपको आता ही है, अब आप प्लेन रोड पे चढ़ो या फिर माउंटेन पे चलो, डिफरेंस हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस होंगे, मतलब जो सीए फाउंडेशन में जो आपसे बीआरएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका लेवल थोड़ा सा क्या होगा, अप होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स में कोई चेंज नहीं होंगे। इस बात को अपने जहन में ध्यान से बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पैटर्न की बात करता है, ठीक है, कि बेसिकली किस पैटर्न से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हो तो बेसिकली आपके सामने लगभग 3 पैटर्न के फॉर्मेट में क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। कितने फॉर्मेट में? लगभग, एक मेरा एनालिसिस है जो कि आपके सामने मैं रख रहा हूँ, 3 पैटर्न के रेफरेंस में क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा फेवरेबल बैलेंस के रेफरेंस में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है अनफेवरेबल बैलेंस के रेफरेंस में, ठीक है। और जो तीसरा जो पैटर्न देखा गया है वो है अमेंडेड कैश बुक का फॉर्मेट। जैसे फेवरेबल बैलेंस की बात होगी तो कैश बुक की फेवरेबल बैलेंस या पासबुक की फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक पासबुक से आप रेलेवेंट होंगे, मुझे पता है, ठीक है। अनफेवरेबल बैलेंस की बात होगी तो कैश बुक की अनफेवरेबल बैलेंस या पासबुक की अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। इन चारों में से कुछ भी उठा सकता है, ठीक है। और अगर एडजस्टेड कैश बुक है तो एडजस्टेड कैश बुक भी दे सकता है, कहता है कि भाई एडजस्टेड कैश बुक से आप क्या बनाइए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए, ठीक है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारा देगा, ठीक है। कोई एक भी दे सकता है, कोई 2 भी दे सकता है, भाई डिपेंड करता है उनकी मर्ज़ी पे। बट हाँ, क्वेश्चन के पैटर्न का जो सिस्टम है वो यही है, इससे ज़्यादा अलग तरीका आपसे नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए उम्मीद है आपको लगभग बेसिक क्लियर हो चुका होगा कि किस पैटर्न पे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। देखो भाई, फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट में भी आपको बता दिया जाएगा कि जो बैलेंस वाला फॉर्मेट है वो आप यूज़ करोगे, या प्लस माइनस वाला जो फॉर्मेट है आप वो यूज़ करोगे, ठीक है। क्या क्या होगा, हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, और लगभग अगर आप देखोगे तो आराम से 1 दिन में होने वाला ये चैप्टर है। इसमें कोई बहुत 30 मार्क बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मॉड्यूल लेके बैठिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो वो MTP देते हैं, जो RTP देते हैं, ICI का जो प्रैक्टिस पेपर देते हैं, आप उसको भी लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आप लगा सकते हो। इससे ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ मॉड्यूल तक स्ट्रिक्ट होइएगा, मॉड्यूल के ही रेफरेंस में सारी चीज़ें आती हैं। बट हाँ, अकाउंटेंसी में कम्प्लीटली मॉड्यूल पे रिलाई होना, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मतलब एग्जैक्टली कंटेंट के लिए, ऐसा भी नहीं है। आपको अपना दिमाग भी लगाने की ज़रूरत होती है। हाँ जी, बाकी जो पेपर्स होते हैं जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाता है, लॉ होता है, वहाँ पे तो आप स्टिक टू मतलब मॉड्यूल रहिएगा ही, लेकिन अकाउंटेंसी और न्यूमेरिकल पेपर्स में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो वो जो आपका ICI या फिर जो आपका इंस्टीट्यूट जो भी चीज़ें देता है आपके प्रैक्टिस के लिए, वो आप कीजिएगा तो आपके लिए वेल इनफ होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से। देखो भाई, जहाँ तक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात आती है तो एक चीज़ तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, कि हमारा जो यहाँ पे फंडा है ना, जिसमें हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मुझे करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम यहाँ पे चीज़ों को करेक्ट करने नहीं बैठे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चीज़ों को क्या करने बैठे हैं, रिकन्साइल करने बैठे हैं। तो सर करेक्ट और रिकन्साइल में क्या डिफरेंस होता है? देखो भाई, यहाँ पे थियरी भी आता है तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो सर करेक्ट और रिकन्सिलिएशन में क्या डिफरेंस है? देखो भाई, कोई चीज़ गलत हो गई उसको सही करना, ये करेक्शन का फंडा है। लेकिन रिकन्सिलिएशन कहता है कि कोई भी 2 चीज़ें हैं उसमें डिफरेंस है, वो दोनों इक्वल नहीं हैं,
तो आप देखिए कि इसको इक्वल कैसे किया जा सकता है, और उसी को इक्वल करने का जो प्रोसेस है, मतलब जो डिफरेंसेस हटाने का, क्या करने का, डिफरेंसेस हटाने का जो प्रोसेस है, एरर्स की मैं बात नहीं कर रहा, डिफरेंसेस अंतर हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे रिकंसिलिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकंसिलिएशन कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको रिकंसिलिएशन का फंडा समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम करेक्ट करने नहीं बैठे, हम डिफरेंसेस को डिटर आउट करने बैठे, डिफरेंसेस को हटाने बैठे हैं, और इसलिए हम यहाँ पे इसको रिकंसिलिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम पे जो बैंक है वो बैंक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे आज के बिज़नेस का। ठीक है, कोई भी हम बिज़नेस करते हैं, कोई भी बिज़नेस की एक्टिविटी होती है, उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली भैया बैंक से रेलेवेंट तो होते ही होते हैं। ऊपर से अगर डिजिटाइजेशन का फंडा आ जाए, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, तो उसमें बैंकों की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बैंक से जो हमारा रिश्ता है कॉमन पब्लिक का, जो बिज़नेस करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डीप होते जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शन का दो जगह एंट्री होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ एंट्री होता है? तो देखो भाई, एक तो कस्टमर है, ठीक है, और दूसरा हमारा बैंक है। अब जो बैंक एंट्री करता है वो पासबुक में एंट्री करता है, और जो कस्टमर एंट्री करता है वो अपने कैश बुक में एंट्री करता है। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होने जा रहे हैं? तो दो जगह रिकॉर्ड होने जा रहे हैं। अब दो जगह रिकॉर्ड होने जा रहे हैं, और ये दोनों एक साथ बैठ के तो रिकॉर्ड करते नहीं कि हाँ जी तू भी अपने बुक में कर ले, मैं भी अपने बुक में कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। बहुत बार ट्रांजैक्शन छूट भी जाते हैं, अलग अलग टाइमिंग पर रिकॉर्ड करते हैं। तो आमतौर पे देखा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कैश बुक की बैलेंस में डिफरेंस हो गया पासबुक के बैलेंस के कंपैरिजन में, पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस हो गया कैश बुक के कंपैरिजन में। ठीक है, तो डिफरेंस आना लाजम है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, डिफरेंस होंगे, आप ये मान के चलिए। ठीक है, साथ ही जो पासबुक वाला फंडा होता है ना, तो ये जो पासबुक की कॉपी होती है, एक्चुअली बैंक कंप्लीटली पासबुक तो हैंड ओवर नहीं करता, बट जो बैंक स्टेटमेंट होता है, जो पासबुक होता है, वो कस्टमर ले सकता है। ठीक है, क्योंकि जब रिकंसिलिएशन की बात आती है तो बैंक और कस्टमर साथ बैठ कर रिकंसिलिएशन नहीं करते, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कस्टमर एक तरफ अपना कैश बुक रखता है और कस्टमर एक तरफ अपने पासबुक का कॉपी रखता है, मतलब यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट रखता है, और वो खुद देखता है, कस्टमर मतलब अकाउंटेंट खुद देखता है और खुद इस चीज़ के डिफरेंस को क्या करता है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बैंक पासबुक है वो बस कस्टमर के अकाउंट के जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एक सिंपल सा कॉपी है। बैंक या तो उनको भेजता है या फिर कस्टमर जाके उनसे मांगता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कॉपी है वो कस्टमर खुद से भी निकाल सकता है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर खुद से निकाल नहीं सकता है। अगर आप फॉर्मेट की बात करते हो, बेसिकली अगर आप अपने पासबुक के फॉर्मेट की बात करते हो, जाके अपने पेरेंट्स का पासबुक देख सकते हो। एक तरफ यहाँ पे वो डेट लिखते हैं, डेट के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स होता है, अगर कोई चेक वेक से एंट्री हुई है तो यहाँ पे उसका चेक नंबर होता है। फिर अगर यहाँ पे आपने विड्रॉल करा है तो डेबिट वाला सिस्टम यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर अगर आपने डिपॉजिट करा है तो क्रेडिट वाला बैलेंस दिखाया जाता है, और यहाँ पे बैलेंस लिखा रहता है DR और CR। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट होता है वो आपके पासबुक का फॉर्मेट होता है, और इसी फॉर्मेट में पासबुक क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जब हम रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो मैंने तो आपको क्लियरली बता दिया कि यहाँ पे रिकंसिलिएशन में हम डिफरेंसेस को हटाएंगे, हम चीज़ों को करेक्ट करने यहाँ पे नहीं बैठे हैं। ठीक है, और जब कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन, जैसे अगर हमने पैसा डिपॉजिट करा बैंक में तो पासबुक में भी रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में भी रिकॉर्ड होगा, और अगर हमने विड्रॉ करा है तो वो पासबुक में भी रिकॉर्ड होगा और कैश बुक में भी रिकॉर्ड होगा। उम्मीद है इतनी समझ आपके पास होगी कि जब मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कैश बुक की बात कर रहा हूँ, तो मैं डबल कॉलम वाले कैश बुक की बात कर रहा हूँ। और डबल कॉलम वाले कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है, क्या होता है, जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि कस्टमर के रेफरेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और बाकी जो पासबुक मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट, वो तो कंसिडर किया ही जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे सवाल होता है कि ठीक है सर, आपने बता दिया कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो बैंक स्टेटमेंट होता है, जो कैश बुक होता है, उन दोनों के डिफरेंसेस को हम कम करने की कोशिश करते हैं। ट्रांजैक्शन होता ही होता है, ठीक है, हम ट्रांजैक्शंस को डिनाई नहीं कर सकते, एक ट्रांजैक्शन दोनों जगह रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन सवाल है कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, हम इसे बनाते ही क्यों हैं? सवाल है ना कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, हम उसे बनाए ही क्यों? अगर हम ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ना बनाएं तो कोई दिक्कत हो जानी है क्या? देखो भाई, दिक्कत तो हो जानी है। तो इसलिए अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक मिनट, तो अभी हमारा टॉपिक क्या होगा? इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि आप अपना जो मॉड्यूल है उसको साथ में लेते चलिए, तो चीज़ों को कवर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर होगा। ठीक है, अब देखो, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? अब हम ज़रूरत से पहले ये जानते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप अपने आप से सवाल पूछो तो अपने मन में जवाब रखिएगा और देखिएगा आपका जो आंसर है मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं करता। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि सर मंथली बनाया जाता है, अगर आप ये कहते हो कि सर नहीं एनुअली बनाया जाता है, 1 साल के बाद बनाया जाता है, तो नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है कि वो कब बनाए और कब बनाए। ऐसा नहीं कि जब मन कर गया तब बनाए, एक प्रॉपर पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम पे उनको बनाना होगा। ठीक है, मतलब या तो हर वो 15 डेज़ पे बनाना चाह रहे हैं तो हर 15 डेज़ पे बना लें। ठीक है, अगर वो मंथली बनाना चाहते हैं तो मंथली बना ले। ठीक है, हर 2 महीने पे बनाना चाहते हैं तो हर 2 महीने पे वो बनाएं, हर 1 क्वार्टर पे बनाना चाहते हैं तो 1 क्वार्टर पे बनाएं। मतलब एक पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम पे उनको बनाना होता है। ऐसा फिक्स नहीं होता है कि बीआरएस कब बनाया ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो हिस्सा नहीं है कि साल में 1 बार बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे बनाया जाता है और बिजनेस टू बिजनेस इंटरवल ऑफ टाइम क्या करता है, वैरी करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ना, वो आपके कैश फ्लो को कंट्रोल करने में बड़ा मदद करता है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको आराम से पता चल पाता है कि जो कैश है वो कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ से जा रहा है, और आने जाने का तो आपको पता चलता ही चलता है। साथ ही साथ अगर कैश बैलेंस में कुछ ऊपर या नीचे हुआ, सपोज दैट पासबुक का बैलेंस बता रहे कि हाँ जी बैंक में अच्छे खासे पैसे हैं, ठीक है, और हमने बैंक से पैसे विड्रॉ करे थे लेकिन वो विड्रॉ वाले पैसे दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका दिमाग को लेके हाँ जी वो पैसे कहाँ गए। तो इसलिए कैश पे कंट्रोल करने में आपका जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ ये बीआरएस ही है जो कि बहुत बार कुछ अगर एरर्स हो जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर कुछ फ्रॉड कमिट हो गया, ठीक है, या फिर कुछ अगर इरेगुलरिटीज़ हो गई, तो उनको भी फाइंड करके सही करने में आपकी क्या करता है, मदद करता है। अब ये जो एरर है वो इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, ठीक है, ये जो इरेगुलरिटी है वो इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली उसकी बात नहीं होगी, जो फ्रॉड है वो तो इंटेंशनली ही होता है। तो इसलिए अगर कोई भी डिफरेंसेस आ गया है, भले ही वो जानबूझ के किया गया है अनजाने से किया गया है, तो उसको डिटेक्ट करने में आपका बीआरएस आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कैश बुक या पासबुक में कोई एरर हुआ है तो रिकन्सिलिएशन उस एरर को निकाल के लाता है, उस एरर को हम सुधार सकते हैं। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमने चेक तो दे दिया बैंक में, ठीक है, लेकिन बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया, ठीक है, और बहुत बार हम भूल जाते हैं और बैंक की भी गलती हो जाती है और हमारे भी मन से उतर जाता है, हमको भी नहीं पता होता, हमारे भी ध्यान में नहीं होता, ध्यान में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई अनड्यू डिले है, बेमतलब का डिले हो रहा है चेक के क्लियरेंस में, मतलब 15 दिन लग गया, 20 दिन लग गया और चेक क्लियर ही नहीं हो रहा, मतलब ना ही डिसऑनर हुआ ना ही क्लियर हुआ, तो उस चीज़ को सही करने में रिकन्सिलिएशन आपकी मदद कर देगी कि आपको रिकन्सिलिएशन से पता चल जाएगा कि जो चेक यहाँ पे लगाया गया था, बैंक में जो डिपॉजिट किया गया था, वो क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। साथ ही साथ अगर रेगुलर बेसिस पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, क्या किया जाता है, रेगुलर बेसिस पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो अगर आपका अकाउंटेंट जिसके मन में चोरी वोरी की बात चल रही है, हेरा फेरी की बात चल रही है ना,
वो उससे डरेगा। जो कैशियर है उसका तो सिंपल सा काम है कि वो एंट्री करेगा, तो कैशियर यहाँ पे अगर कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा, और जो अकाउंटेंट है वो भी पकड़ा जाएगा। मतलब आपके फॉर्म में जो फ्रॉड होते हैं उससे भी आपका BRS बचाने की ताकत रखता है। और साथ ही साथ ये जो BRS है वो आपका ट्रू और एक्चुअल पोजीशन दिखाता है आपके फंड्स का, कि आपका जो पैसा है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे गया है और कितना पैसा क्लियर हुआ है, कितना पैसा क्लियर नहीं हुआ है। तो ये BRS के कुछ इंपॉर्टेंस हैं। इतनी बात आप अपने मटेरियल से भी पढ़ सकते हो, आप अपने मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो डिफरेंसेस होते हैं क्या होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस के पीछे क्या कारण है, दैट्स कॉल्ड कॉज ऑफ डिफरेंसेस। देखो भाई, कॉज ऑफ डिफरेंसेस TTE है। क्या है? TTE, कॉज ऑफ डिफरेंसेस क्या है? TTE। अब TTE क्या है? अब अपने मटेरियल में देखोगे, पहले का मतलब है टाइम, ठीक है, दूसरे T का मतलब है ट्रांजैक्शन, और तीसरे E का मतलब है एरर्स, ठीक है। अब टाइम, ट्रांजैक्शन और एरर कॉज ऑफ डिफरेंस कैसे होते हैं? जैसे सिंपल सी चीज़ है कि आपको तो ये तो पता है कि जो कैश बुक है, जो पासबुक है, वो अलग अलग समय पे अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जैसे अगर हमने चेक इशू किया है तो हमने अपने कैश बुक में तुरंत रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। जैसे अगर हमने आज किसी भी तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 10 तारीख को, कोई भी तारीख को हमने चेक इशू किया तो हमने 1 तारीख को रिकॉर्ड कर लिया। अब वो बंदा जो चेक पे टाइम होता है आमतौर पे 3 महीने का होता है, अब वो मान लेते हैं वो 2 महीने के बाद बैंक में जाके चेक लेके गया है, तो डिफरेंसेस तो होंगे ना। मैंने चेक इशू किया था कब, कैश बुक में रिकॉर्ड किया कब, और बैंक के पास गया वो कब, ठीक है। तो यहाँ पे पंगा और किसी चीज़ का नहीं है, टाइम का है। तो बहुत बार जो टाइम होता है ट्रांजैक्शन के अकरेंस के, वो अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे बैलेंसेस में आपको डिफरेंस नज़र आने लगते हैं। तो इसलिए चीज़ें होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिविडेंड का पैसा है वो डायरेक्टली बैंक में चला गया, तो हमारे को पता नहीं, बैंक ने तो इमीडिएट रिकॉर्ड कर, लेकिन हमने तो इमीडिएट रिकॉर्ड करा नहीं है। जब हम स्टेटमेंट देखेंगे तभी हम रिकॉर्ड कर पाएंगे अगर बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं करा है। तो इसीलिए टाइमिंग के डिफरेंस के कारण, मतलब जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग का जो टाइमिंग डिफरेंस है, उसके कारण भी यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं पासबुक और कैश बुक में वो नज़र आ जाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब अब तो ट्रांजैक्शन का ही गेम हो जाएगा। जैसे हमने रिकॉर्ड करा, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास चेक आया, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर हमारे पास चेक आता है तो वो चेक को हम अपने पास ही रख लेते हैं, हम बैंक को देते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती है। या फिर बहुत बार बैंक में डायरेक्टली पेमेंट आया, क्या हुआ, बैंक में डायरेक्टली पेमेंट आया लेकिन बैंक ने हमको बताया नहीं, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो बैंक में इंटरेस्ट आ गया वो हमको पता नहीं चला, बैंक ने कुछ पे कर दिया वो हमको पता नहीं चला, और अंत में पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ भी है, ठीक है। नाउ तीसरी चीज़ हो जाती है एरर, गलती हो जाती है, ठीक है। अब एरर क्या, कि हमें रिकॉर्ड करना था 475, हमने रिकॉर्ड कर लिया 574, ठीक है। हमें रिकॉर्ड करना था डेबिट साइड, हमने रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड। बैलेंस हमने या तो बढ़ा के लिख दिया या तो घटा के लिख दिया, वो कहते हैं ना अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट वाली बातें, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होते हैं, और इसके कारण भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जिस डिफरेंसेस को हमको मैच करना होता है, डिफरेंसेस को हटाना होता है, सही करने की बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये था आपका कॉज ऑफ डिफरेंसेस कि हमारे BRS में जो अंतर आता है, हमारे BRS को बनाने की जो ज़रूरत पड़ती है, वो इन चीज़ों के कारण ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसीजर फॉर और प्रोसीड्योर फॉर रिकंसिलिएशन और रिकंसीलिंग द कैश बुक विथ पासबुक, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक नंबर को देखोगे तो आपके मॉड्यूल में ये टॉपिक नंबर 5 है, जो कि पेज नंबर 3.12 पे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर हमें रिकंसिलिएशन करना है तो हमारे कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, और उन प्रोसीजर्स को फॉलो करने से पहले कुछ चीज़ों का हमारे को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको तो ऑलरेडी पता है कि आमतौर पे 4 बैलेंसेस का जिक्र किया जाता है, ठीक है।
जो पहला है ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, ठीक है। जो फर्स्ट है आपके सामने वो है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। एक बात आप अपने दिमाग में ध्यान से बैठा लीजिएगा, हमारे पास कैश बुक होता है। अगर हम बीइंग अ कस्टमर हैं, बीइंग अकाउंटेंट की बात करते तो हमारे पास कैश बुक होता है और कैश बुक ही हमारे कंट्रोल में होता है। हमारे कंट्रोल में पासबुक तो एज सच होता नहीं है, ठीक है। तो हम कैश बुक की ही ऊपर नीचे करने की बात करते हैं, हम बाकी चीज़ों की बात नहीं करते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने क्या आ जाता है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट आपके सामने आ जाता है वो है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आपको तो इतना तो पता होना चाहिए कि जब हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस की बात करते हैं तो आमतौर पे ये फेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये फेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि वर्ड्स में ही फंसाएगा आपको ICI, और ज़्यादा कुछ वो हार्ड एंड टफ नहीं देता है, ठीक है। तो कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखूँ तो भी सही है। बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में ना ही फेवरेबल का जिक्र कर रहा है, ना ही अनफेवरेबल का जिक्र कर रहा है, ना ही यहाँ पे डेबिट का जिक्र कर रहा है, ना ही यहाँ पे क्रेडिट का जिक्र कर रहा है, डायरेक्टली लिख रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। जो कि बहुत बार आपके मॉड्यूल्स में भी देखने को मिल सकता है या फिर क्वेश्चन पेपर्स में भी देखने को मिल सकता है। तो अगर कुछ नहीं बता रहा है तो आप क्या मानेंगे? फेवरेबल बैलेंस मान लेंगे, आप यहाँ पे डेबिट बैलेंस मान लेंगे, ठीक है। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्या है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस है, या फिर ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स थे उन वर्ड्स को आप ध्यान से समझ के ही यूज़ करेंगे क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और दूसरा क्या है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। जो तीसरा आपके सामने आ जाता है वो है आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि पासबुक का भी फंडा होता है हमारे पास, ठीक है। और जो चौथा हो जाता है वो है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अब पासबुक का जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है ये भी आपको उम्मीद है पता होगा कि सर ये तो अपोजिट होता है। जैसे पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये फेवरेबल बैलेंस होता है, हमारे लिए क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस से माना जाएगा। लेकिन अगर ये डेबिट बैलेंस है पासबुक का तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस माना जाएगा, ये अनफेवरेबल बैलेंस माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे और ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे बेसिक सा कुछ ट्रिक हो जाता है जो कि हमारे को भी बताया गया था 11th में, आपको भी बताया गया हो 11th में, और उस ट्रिक पे हम आगे जाके चीज़ों को आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम फेवरेबल बैलेंस की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ये फेवरेबल बैलेंस है, ये अनफेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। ये भी आपका फेवरेबल बैलेंस हो जाता है और ये भी आपका अनफेवरेबल बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम फेवरेबल बैलेंसेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस की बात करते हैं एज पर कैश बुक की। तो इसमें क्या होता है? घटा है तो बढ़ाओगे, ठीक है, और अगर बढ़ गया है तो घटाओगे, सीधी सी बात, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिख रहा है, क्या अगर क्वेश्चन में दिख रहा है, अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन है, तो अगर उस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो घट गया है तो रिकन्सिलिएशन में उसको क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे, ठीक है। और अगर आपको दिख रहा है कि हमारे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है तो रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस में उसे क्या कर दोगे? घटा दोगे। समझ में आया क्या? तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कैश बुक का बैलेंस घट गया है तो रिकन्सिलेशन में बढ़ा दोगे, और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो रिकन्सिलेशन में घटा दोगे। दैट्स इट। ये आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का फंडा लेके चलता है, ठीक है।
लेकिन वही अगर आप क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक की बात करते हो, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक की बात करते हो, तो इसका फंडा थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कैश बुक घटा हुआ दिख रहा है, कह रहा है कि कैश बुक घट गया है, तो आप इसका रिकन्सिलिएशन में और घटा दोगे, और अगर ये बढ़ा हुआ दिख रहा है तो रिकन्सिलेशन के प्रोसेस में इसे क्या कर दोगे, और बढ़ा दोगे। समझ में आया क्या? तो अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है और अगर कैश बुक घटा हुआ दिख रहा है तो और घटा दोगे रिकन्साइल करने के लिए, और अगर बढ़ रहा है बैलेंस तो और बढ़ा दोगे रिकन्साइल करने के लिए, ठीक है। तीसरा फंडा जिसमें हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की बात करते हैं। तो यहाँ वाला फंडा भी इसी के अकॉर्डिंग चलता है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि घट रहा है तो और घटा दोगे, अगर दिख रहा है बढ़ रहा है तो और भी बढ़ा दोगे, ठीक है, पासबुक को, ठीक है। क्योंकि याद रख लीजिएगा, एक बात अपने जहन में बैठा लीजिएगा, एक स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? एक स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। स्टेटमेंट को आपको समझने की ज़रूरत होती है। जिसको लेके चलोगे चेंज उसी में करोगे, सामने वाले को सही मानोगे। आई विल रिपीट, जिसको लेके चलोगे चेंज उसी में करोगे, सामने वाले को सही मानोगे। ध्यान से समझ लीजिए, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसको लेके चलोगे चेंज उसी में करोगे, सामने वाले को सही मानोगे। अब इसका थोड़ा सा इम्प्लीकेशन देख लो, इसका किस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाएगा उसको देख लो। देखो भाई, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक को मैं लेके चल रहा हूँ तो मैंने क्या कहा? जिसको लेके चलोगे चेंज उसमें करोगे, तो जिसको लेके चलूँगा चेंज उसमें करूँगा और सामने वाले को सही मानूंगा। तो कैश बुक के सामने कौन होगा? पासबुक। तो भाई पासबुक को चेंज नहीं करेंगे, चेंज किसको करेंगे? कैश बुक को करेंगे। ये दोनों फंडे में काम आएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की बात करता हूँ या फिर बैलेंस एज पर पासबुक की बात करते हो, तो मैंने क्या कहा? जिसको लेके चलेंगे चेंज उसी में करेंगे, सामने वाले को सही मानेंगे। तो अगर मैं पासबुक को लेके चल रहा हूँ तो मैं चेंज पासबुक में करूँगा और कैश बुक का जो बैलेंस होगा उसको सही माना जाएगा। कैश बुक के अकॉर्डिंग आप पासबुक को क्या करोगे? चेंज करोगे। और कैसे चेंज करोगे ये चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही रखी हैं, ठीक है। चलो आखिरी वाले को देख लो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक की बात करते हो। किसकी बात करते हो? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक की बात करते हो। तो अगर क्वेश्चन में दिख रहा है बैलेंस घट रहा है, क्या हो रहा है? बैलेंस घट रहा है, तो रिकन्साइल करने के लिए बढ़ा दोगे, और अगर बैलेंस यहाँ पे बढ़ रहा है तो रिकन्साइल करने के लिए क्या कर दोगे? घटा दोगे, ठीक है। तो ये सारा आपका बेसिक सा तरीका है कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और इसी चीज़ों पे, ये जो मैंने आपको बताया और जो स्टेटमेंट बताया, उसी पे पूरा का पूरा फंडा बेस्ड है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सही से रीड कर पा रहे हो, रीड करने के बाद क्वेश्चन का सही से मीनिंग निकाल पा रहे हो, तो आपके लिए BRS बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये 4 बातें, वो एक लाइन, आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये पॉइंट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के प्रोसीजर की बात करते हैं तो हमारे को ये चारों बैलेंसेस जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ये दोनों का सेम फंडा है और ये दोनों का सेम फंडा है, मतलब डेबिट का सेम फंडा है, क्रेडिट का सेम फंडा है। बाकी आपको अपने दिमाग में जैसे इन चीज़ों को बैठाना है बैठाइए, इट्स योर कॉल, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, जो दूसरा पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो भाई, जहाँ तक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात आती है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो और भी किस तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। बहुत बार होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो पासबुक और कैश बुक, ध्यान रख लीजिएगा, जो पासबुक और कैश बुक है उसके जो डिफरेंसेस हैं, क्या हैं जो डिफरेंसेस हैं कि हाँ जी पासबुक का अलग बैलेंस हो गया, कैश बुक का अलग बैलेंस हो गया, उस डिफरेंस का जो कॉज है वो दिया होगा। क्या होगा? जो कॉजेज़ होगा वो गिवन होगा। दूसरा केस, जो कॉजेज़ होगा किस चीज़ का, डिफरेंसेस का, वो गिवन नहीं होगा। जैसे देखते हो ना, क्वेश्चन में दिया रहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक और डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स दिए होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स नहीं दिए रहेंगे, मतलब जो कॉज ऑफ डिफरेंस है वो गिवन होगा या फिर कॉज ऑफ डिफरेंस गिवन नहीं होगा, बस कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो अलग अलग बताया रहेगा, जो भी हो, ठीक है।
तो अगर कॉज ऑफ डिफरेंस दिया रहेगा, याद रख लीजिएगा कॉज ऑफ डिफरेंस दिया रहेगा, तो इसको तैयार करने का, रिकन्सिलिएशन को तैयार करने का दो तरीका है, ठीक है। पहला, आप रिकन्सिलिएशन तो कीजिए लेकिन आप एडजस्टेड कैश बुक बिना बनाए कीजिए, ठीक है। मतलब कॉजेज़ दिए हुए हैं, बिना एडजस्टेड कैश बुक बनाए हुए हम रिकन्सिलिएशन बना सकते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है कि कॉज ऑफ डिफरेंस दिया रहता है और उसके साथ साथ एक और चीज़ बताई गई है कि हाँ जी आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो बनाइए लेकिन एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद बनाइए। मतलब अगर कॉजेज़ दिए हुए हैं तो एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ भी सकता है और बनाना नहीं भी पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तो आपको पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा, फिर आपको BRS बनाना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तो आप डायरेक्टली BRS बना सकते हो। लेकिन ये कौन से केस में होगा? जब कॉज ऑफ डिफरेंस दिया हुआ होगा कि क्यों अंतर आया है कैश बुक और पासबुक में। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि जो कॉज ऑफ डिफरेंस है ना वो नहीं दिया रहेगा। ध्यान से समझिएगा, कॉज ऑफ डिफरेंस नहीं दिया रहेगा मतलब क्या? आपको कैश बुक दिया रहेगा पूरा, ठीक है, और आपको पासबुक दिया रहेगा पूरा, ठीक है। अब कैश बुक दिया रहेगा पूरा और पासबुक दिया रहेगा पूरा और आपको कैश बुक के सारे ट्रांजैक्शंस दिख रहे होंगे, पासबुक के सारे ट्रांजैक्शंस दिख रहे होंगे। तो अगर कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस नहीं दिया गया है तो इसमें भी रिकन्सिलिएशन को तैयार करने के दो तरीके हैं। आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए लेकिन एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद बनाइए। क्या कीजिए? एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद बनाइए। और जो दूसरा है वहाँ पे भी आपको रिकन्सिलिएशन तैयार करना होगा लेकिन इसमें भी आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना होगा। तो सर बात तो सिंपल सी वही हो गई ना कि अगर कॉज ऑफ डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना ही होगा। बिना बनाए आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि कैश बुक और पासबुक में क्या डिफरेंस है, यू नीड टू आइडेंटिफाई। देखो कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा एक तरफ कैश बुक एक तरफ पासबुक है, आपको यहाँ पे कैश बुक का जो डेबिट कॉलम है उसको पासबुक के क्रेडिट कॉलम से मैच करना होगा, ठीक है, या फिर कैश बुक के क्रेडिट कॉलम और पासबुक के डेबिट कॉलम से मैच करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं दोनों में, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस दोनों में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन छूटा है उन्हीं ट्रांजैक्शन की मदद से आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना होगा और फिर उसके बाद आपको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। मतलब ये तो फंडा क्लियर हो गया ना कि सर अगर कॉज ऑफ डिफरेंस दिया है तो एडजस्टेड कैश बुक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, बनाना होगा नहीं बनाना होगा, बना भी सकते नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉज ऑफ डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो कंपलसरी है कि हमारे को एडजस्टेड कैश बुक बनाना ही है। तो ये फंडा आपको यहाँ पे साफ साफ समझ लेना चाहिए, जो कि आपको इस तरीके से बनाने की बात की जाएगी। जब मैं यहाँ पे जो दूसरा वीडियो लेके आऊँगा उसमें अमेंडेड कैश बुक कैसे बनाते हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिन ट्रांजैक्शंस के कारण डिफरेंसेस आ सकते हैं किस चीज़ में, तो आपके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करने के प्रोसेस में, ठीक है। अगर आपको एडवाइस करूं तो आपका जो मॉड्यूल है आपके पास, ठीक है, आप उस मॉड्यूल को भी रेफ़र कर सकते हो। पेज नंबर 3.4 से जो डिफरेंसेस हैं, जो कॉज डिफरेंसेस हैं वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहला जो कॉज ऑफ डिफरेंस है वो क्या है? वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। सिंपल समझिए कि हमने चेक तो इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो पेमेंट के लिए नहीं आया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हो और अगर फेवरेबल बैलेंस लेके चल रहे हो तो अगर आप चेक इशू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके कैश बुक में बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन पासबुक में जो आपका बैलेंस है वो क्या नज़र आएगा? बढ़ा हुआ नज़र आएगा, मतलब वो कम नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको मैंने साफ साफ बताया कि जिसको लेके चलोगे चेंज उसी में करोगे, सामने वाले को सही मानोगे, ठीक है।
तो किसको लेके चल रहे हो? कैश बुक को लेके चल रहे हो। कैश बुक में क्या कर दिया? घटा दिया है। पासबुक घटा नहीं है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए आपको कैश बुक में चेंज करना पड़ेगा। और कैश बुक को आप क्या करोगे? कैश बुक को आप बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये हो सकते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का फंडा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो 1 मिनट, हाँ जी, तो ये पॉइंट हो गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक की बात करो या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक की बात करो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक की बात करो या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक की बात करो, चेंज किस में होगा? तो भाई कैश बुक में होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं कैश बुक को लेके चल रहा हूँ तो चेंज किस में करूँगा? कैश बुक में करूँगा। जो तरीके मैंने बताए हैं मैं उसी तरीके से करूँगा। ठीक है, दूसरा क्या है? चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक लेकिन क्लियर नहीं हुआ। हमने बैंक में चेक तो डिपॉजिट करा लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं कैश बुक को लेके चल रहा हूँ तो चेंज किस में करूँगा? कैश बुक में करूँगा। पासबुक के तो चेंज नहीं करूँगा, लेकिन अगर पासबुक को लेके चल रहा हूँ तो चेंजेस पासबुक के रेफरेंस में किए जाएंगे। ठीक है, अब हमने चेक अगर बैंक में डिपॉजिट करा है, अगर हम कैश बुक को लेके चल रहे हैं, फेवरेबल बैलेंस को लेके चल रहे हैं, मतलब डेबिट बैलेंस को लेके चल रहे हैं, तो चेक डिपॉजिट करा होगा तो हमने कैश बुक को क्या किया होगा? बढ़ा लिया होगा। लेकिन जब हम पासबुक को देखेंगे तो पासबुक हमारा बढ़ा हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हमारे को कैश बुक में चेंज करना पड़ेगा। तो कैश बुक को क्या कर देंगे? हम कैश बुक को घटा देंगे। सिंपल, याद है ना, जिसको लेके चलेंगे चेंज उसी में करेंगे, सामने वाले को सही मानेंगे। ठीक है, लेकिन ये अगर हम पासबुक को लेके चल रहे थे तो हम चेंज किस में करेंगे? पासबुक में चेंज करेंगे। सपोज दैट, ठीक है, मान लेते हैं कि जो चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक है वो क्लियर नहीं हुआ और चेक का जो बैलेंस था, चेक की जो वैल्यू थी वो 10,000 रुपये थी। ठीक है, और हम लेके चल रहे थे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो आपका कैश बुक है वो 10,000 से बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। क्या होगा? कैश बुक जो है वो आपका 10,000 से बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको अपने पासबुक में चेंज करना पड़ेगा, आपको कैश बुक में चेंज नहीं करना होगा। ठीक है, और कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको पासबुक में चेंज करना होगा इक्वल करने के लिए। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, थर्ड फंडा, जो थर्ड केस है आपका वो है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। सिंपल सी चीज़ है, अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया और आपको पता ही नहीं है तो फिर आप इसको किस तरीके से टैकल करोगे? तो सिंपल सी चीज़ है, अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है और अगर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है तो जो केस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? इसको सॉर्ट आउट करना होगा। वो अब डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो, पासबुक को लेके चल रहे हो, कैश बुक को लेके चल रहे हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, या अप टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक फंडा आपके सामने आ सकता है। जो फोर्थ केस यहाँ पे कहता है कि जो इंटरेस्ट है या फिर जो एक्सपेंसेस है चार्ज बाय बैंक। ठीक है भाई, बैंक ने क्या करा है? चार्ज कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस केस में आपके पासबुक का बैलेंस क्या नज़र आ रहा होगा? घटा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब आप कोई भी केस लेके चल रहे हो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करना होगा? सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ केस यहाँ पे क्या कहता है कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डायरेक्टली इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या कर लिया है? कलेक्ट कर लिया है। तो हमारे को पता नहीं होगा, मतलब कैश बुक में कहीं भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी केस होगा उस केस के अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, ये भी फंडा हो सकता है। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है ना कि बैंक डायरेक्टली आपके कहे अकॉर्डिंग बहुत बार पेमेंट कर देते, लेकिन आपको याद नहीं होता। ठीक है, कि कोई बंदा आया था पेमेंट करने के लिए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे आपने पेमेंट कर दिया, मतलब बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो कस्टमर को पता नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे एक और केस बन जाता है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक बहुत बार डायरेक्ट पेमेंट कर देती है।
अब जब डायरेक्ट पेमेंट कर देती है तो आपका पासबुक का बैलेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, कैश बुक के साथ उसको मैच करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। या बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो डायरेक्ट पेमेंट है वो जो कस्टमर है आपका वो डायरेक्टली बैंक में जाके कर देता है, ठीक है। आपको तो पता ही नहीं है, तो बैंक ने डायरेक्ट जो पेमेंट था वो जाके आपके बैंक अकाउंट में कर दिया है, तो ये भी फंडा हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो चेक जमा किया था बैंक में, जो चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बिल क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। तो बैंक तो वो वाला जो बैलेंस है वो तो कम करती ही करती है, साथ ही साथ कुछ चार्जेस भी काट लेती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक कस्टमर के बिहाफ में बिल्स को कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। बिल्स को कलेक्ट कर लेती है, इट्स लाइक कि आपने कहा था कि हमारा बिल का पेमेंट आने वाला है, आप कलेक्ट कर लीजिएगा। अब पेमेंट तो आ गया, बैंक में आ गया, आपको पता नहीं चला। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है दैट बिल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। और एट लास्ट आप देखोगे कि बहुत बार जो चीज़ें होती हैं वो एरर्स में आ जाते हैं, ठीक है। जो 10th पॉइंट है आपका क्या हो जाता है, एरर्स हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर ओवर स्टेटमेंट है, अंडर स्टेटमेंट है, रॉन्ग साइड हमने रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, ठीक है, या फिर बहुत बार 2 बार ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो इस एरर के कारण भी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉजेज ऑफ डिफरेंस पढ़ रहे थे कि आमतौर पे क्यों और किन किन चीज़ों के कारण आपको कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस हैं उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब आपसे एक गुजारिश है, आपको एक पेज नंबर स्पेसिफाई करो, पेज नंबर 3.14, ठीक है। उस 3.14 पे बहुत सारे कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस हैं। आप उन कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस को ध्यान से पढ़ोगे, एक एक कॉज ऑफ डिफरेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, और उन क्वेश्चंस के कुछ वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका पेज नंबर 3.14 है जिस पे मेथड्स ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मेंशन है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी केसेस को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हम चीज़ों को यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर क्या? चलिए अब जाते जाते इसका जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा ये देख लेते हैं। हाँ जी, जब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके इन जनरल आपको 2 फॉर्मेट साफ साफ नज़र आएंगे, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन होता है, पहला प्रेजेंटेशन आपके सामने है वो है बैलेंस प्रेजेंटेशन, ठीक है, और जो दूसरा है वो है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये बैलेंस प्रेजेंटेशन में होता क्या है? देखो भाई, बैलेंस प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं होता, सीधे सबसे पहले आपका पर्टिकुलर होगा, ठीक है। पर्टिकुलर के बाद यहाँ पे डिटेल्स आप लिखोगे, और डिटेल्स के बाद आप क्या लिखोगे? अमाउंट लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्स और अमाउंट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी? देखो भाई, जो मल्टीपल अमाउंट होंगे ना वो डिटेल्स में आएंगे, जो फाइनल अमाउंट होंगे वो अमाउंट में जाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपने बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, पासबुक लिखा, ठीक है, तो अमाउंट में क्योंकि फाइनल बैलेंस है। अब यहाँ पे आपने कुछ ऐड करा और फिर यहाँ पे आपने कुछ लेस करा, तो ऐड करके जो बैलेंस होगा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक नया बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद लेस करके जो भी आपके सामने लेस वाला बैलेंस होगा उसको यहाँ पे लिखोगे, और उसके बाद जो आएगा वो बैलेंस होगा। और उसके बाद आपको फाइनल बैलेंस क्या करना होगा? मैच करना होता है। तो इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन होता है उसको बैलेंस प्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैलेंस प्रेजेंटेशन कहा जाता है। आप इसको इस तरीके से आराम से मैच कर सकते हो, ठीक है।
अब बहुत बार होता है कि आपको प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन करना होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है प्लस और माइनस वाला फंडा। तो इसलिए आपको जैसे बनाना है आप वैसे बना सकते हो। ICAI कोई एक मेथड को या फिर कोई एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट को स्पेसिफाई नहीं करता, या फिर आपको नहीं कहता कि आप इसी तरीके से बनाओ, आपको जैसे बनाना है बना सकते हो, ठीक है। दूसरा फंडा क्या हो जाता है कि एक तरफ आपका पर्टिकुलर्स हो जाता है और उसके बाद आपका प्लस वाला हिस्सा हो जाता है, उसके बाद आपका माइनस वाला हिस्सा हो जाता है, ठीक है। बहुत बार लोग इसको डेबिट और क्रेडिट के तरीके से भी मेंशन करते हैं, बट अब डेबिट क्रेडिट मत मेंशन कीजिए, क्योंकि एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट हो जाता है और दूसरा क्रेडिट पहले का डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो अब प्लस और माइनस की बात करेंगे, बैलेंस ज़्यादा या कम की बात करेंगे, ठीक है। ऐड या लेस इसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, अगर वो ऐड वाले हैं तो ऐड में लेके जाओगे, और अगर लेस वाले हैं तो आप लेस में लेके जाओगे, फिर दोनों का बैलेंस अपने आप इक्वल आपको नज़र आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए उम्मीद है ये वाला जो पैटर्न था, ये वाला जो प्रेजेंटेशन है आपने क्लास 11th में ज़रूर किया होगा। तो अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा, अगर आपको ये आसान लगता है तो ये कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। अब सवाल है सर एडवाइजेबल क्या है, आप हमें क्या एडवाइस करते हो। देखो भाई, प्रोफेशनल नोट पे मैं आपको एडवाइस बैलेंस प्रेजेंटेशन करूंगा, प्लस और माइनस नहीं करूंगा, लेकिन मेरे एडवाइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से आपके नंबर आते हैं वही तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिस तरीके से आपकी होती है, जिस तरीके से आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने नॉलेज को, वही प्रेजेंटेशन, वही मेथड आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में वो कीजिए, फिर हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट्स के साथ, जिसमें हम लगभग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख सकते हैं, 5 है आप देख सकते हैं, 6 है देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सब क्वेश्चन आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, क्योंकि जो कुछ अदर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है या 4 है, जिसमें कुछ कुछ जानना आपको ज़रूरी है, अमेंडेड कैश बुक के बारे में जानना ज़रूरी है। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 देखिए, 5 देखिए, 6 देखिए, 10 देखिए, इट्स नॉट अ इशू। बाकी हाँ, चीज़ों को जानना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैंने बातें बताई हैं वो ज़रूर आप समझिएगा और एक दिन में हो जाएगा क्लियर। क्या तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और जो कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और जो अमेंडेड कैश बुक है उसको कैसे बनाएं हम उसकी क्लियरेंस देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ।